या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नवरात्र विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आज है नवरात्र का चौथा दिन और नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है। मां के इस स्वरूप की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और उन्नति आती है, साथ ही लंबी आयु का भी आपको वरदान मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब इसी देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अपनी मंद हल्की मुस्कान के द्वारा ब्रह्मांड की रचना करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा कहा गया है। मां कूष्मांडा के 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। माता के 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों की देन वाली जपमाला है। इसी देवी का वाहन सिंह है। मां के स्वरूप की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और उन्नति आती है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में मां के इस रूप का तेज व्याप्त है। तो ऐसे में नवरात्रि के चौथे दिन क्या क्या उपाय करने चाहिए, ये आप सभी को बताते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। मां को नारियल, लाल फल और मालपुए का भोग भी लगाना चाहिए। इसके बाद घी का दीपक जलाकर मां की आरती करें। लंबी आयु के लिए मां कूष्मांडा से प्रार्थना करें। आज रात में पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी लाएं और उसे अपने घर में रखें। इस मिट्टी पर दूध, दही, घी, अक्षत, रोली चढ़ाएं और उसके आगे एक दिया जला दें। फिर अगले दिन इस मिट्टी को वापस से पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें। ऐसा करने से भी कार्य में आ रही सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन मिट्टी की पूजा करने के बाद बाधा निवारण मंत्र की एक माला यानी 108 बार जप जरूर करें। इससे कार्य में आ रही जितनी भी बाधाएं हैं सभी दूर हो जाती हैं। और इसी के साथ ही अगर संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो नवरात्रि के चौथे दिन कुछ खास उपाय करना जरूरी है। जैसे लौंग और कपूर में अनार के दाने मिलाकर मां दुर्गा को आहुति दें। इससे संतान सुख की प्राप्ति का वरदान मिलता है। आहुति से पहले इस सामग्री पर बाधा निवारण मंत्र एक बार जरूर पढ़ लें। कारोबार में तरक्की के लिए लौंग और कपूर में कोई भी पीले रंग का फूल मिलाएं और इससे मां दुर्गा को आहुति दें। आहुति से पहले इस सामग्री पर बाधा निवारण मंत्र की एक माला का जप जरूर कर लें। और अगर परिवार में किसी का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है तो 152 लौंग और 42 कपूर के टुकड़े लें और नारियल की गिरी, शहद और मिश्री मिलाकर इससे हवन करें। इससे व्यक्ति की सेहत में तेजी से सुधार होने लगता है। अब एक बात और, विवाह में रुकावट के लिए भी नवरात्रि के चौथे दिन के उपाय लाभकारी माने जाते हैं। इसके लिए आपको 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लेने होंगे। इसमें हल्दी और चावल मिलाकर मां दुर्गा को आहुति दें। आहुति से पहले लौंग और कपूर पर बाधा निवारण मंत्र का 11 माला जप करें। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। और अगर आपने ये सभी उपाय कर लिए हैं तो समझिए आपके जीवन के आधे कष्ट तो यूं ही कट जाएंगे। और अब हम आपको सुनाते हैं मां कूष्मांडा देवी की कथा। दोस्तों, नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तब मां दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है और सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण ही इन्हें आदि शक्ति नाम से अभिहित किया जाता है। इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार रहती है। मां कूष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है। और 8वें हाथ में जपमाला है जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। मां दुर्गा के इस कूष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना के साथ ही मां कूष्मांडा के मंत्र का भी जाप अवश्य करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी करेंगे ताकि मां कूष्मांडा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इसी कामना के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।
सांसद नायब सिंह सैनी गांव डींग और कालीरोणो बड़ाजपुर समेत अन्य गांवों में लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम किया गया। इससे पहले सांसद नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने गांव डींग में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सैनी चौपाल का शिलान्यास किया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सांसद ने गांव डीग, कालीरोणो, बड़ाजपुर में विकास कार्यों के लिए 5-5 लाख रुपए के अनुदान देने की घोषणा की। वहीं सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम की एक अनोखी पहल की है। इस जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को आयुष्मान कार्ड, चिरायु योजना, उज्ज्वला योजना समेत सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि वंचित योग्य प्रार्थी इन योजनाओं का इस जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से फायदा उठा सके। इस सरकार ने योजनाओं को 100% लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली को अपनाया है। इस योजना से योजना का लाभ सीधा लाभार्थी को मिल रहा है। मनोहर की सरकार दिन रात, क्योंकि पहले की सरकारें समस्या थी, मनोहर लाल जी समस्या का समाधान करके लोगों तक लाभ पहुंचा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी। और विपक्ष झूठ बोलता है, झूठ बोल करके गुमराह करता है। मुझे तो ये ध्यान में कि राहुल गांधी साहब पिछली बार राजस्थान के अंदर एक मंच के ऊपर गए और मेरी ड्यूटी भी वहीं लगा रखी है। मंच के ऊपर जाकर के उन्होंने कहा कि भाई आज एक तारीख है, दिन पूरे हो जाएंगे। उन्होंने गिनती भी कि 10 तारीख तक 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। झूठ बोल करके राजस्थान के लोगों की वोट ले ली। देने वाली हरियाणा पुलिस में कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जो सेवा, सुरक्षा, सहयोग के नारे को झूठा साबित कर रही हैं। साथ ही ईमानदार अधिकारी और कर्मचारियों पर सवालिया निशान लगाकर जनता के भरोसे को भी तार-तार कर रही हैं। मामला अंबाला छावनी महेश नगर का है, जहां एसआई रूप सिंह राणा ने एक मामले में आरोपी पर कई धाराएं लगाकर डर दिखाकर 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है, जिसके बाद उक्त व्यक्ति ने इसकी शिकायत एसीबी टीम में पंचकुला को दी। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया और रिश्वतखोर एसआई रूप सिंह राणा को गिरफ्तार कर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वहीं शिकायतकर्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 2018 के एक मामले में केस से हटाने के एवज में एसआई ने 3 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। ये मामला है बिल्कुल झूठा मामला है। कोई पुरानी एफआईआर है 2000। अभी हमने इसको डिटेल में स्टडी करना है, लेकिन जहां तक मैंने स्टडी की है, अशोक कुमार का इसमें कोई रोल नहीं है। और इसको निकलवाने के लिए बेवजह से परेशान करके हमारे जो क्लाइंट से पुलिस पैसे मांग रही थी और 2 लाख रुपए में जो उन्होंने दिए, इसमें जो पुलिस मुलाजिम है वो पकड़ा गया है। कि मेरा एक रिश्तेदार पकड़ा हुआ था महेशनगर थाने में, जो पुलिस उसको उठा के लाई थी घर से 2-3 मुलाजिम। उसको हम पता करने के लिए आए। रूप सिंह सब इंस्पेक्टर, उसने बोला भी इसको कोर्ट में पेश करके हम कोर्ट में लेके आए। 4 दिन में जुडिशियल रिमांड लिया। रिमांड के बाद मैं खुद अपनी गाड़ी में उनको छोड़ के आया वहां पर। तो उन्होंने फिर मेरे से एचओ साहब से बात हुई, एचओ मिलवाए, वो अब जो अपना वो करेंगे रूप सिंह जी। जुलाना क्षेत्र में एडीजीपी हिसार मंडल की सूचना पर एसपीजी की देखरेख में टीम धांधली और युवाओं को लालच देकर पैसे ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल 12वीं के अंग्रेजी पेपर के दौरान दुर्गा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुलाना में पुलिस ने रेड मारी। वहीं विद्यार्थियों से पैसों में सेटिंग करके उनकी जगह दूसरे विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठाया जा रहा था। प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले देकर आने वाले लोगों को 21 परीक्षार्थी और एक दलाल को काबू किया। पुलिस को सूचना मिली कि जुलाना क्षेत्र में परीक्षा के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है। काफी संख्या में विद्यार्थियों से पैसे लेकर परीक्षा देने वालों को गिरफ्तार किया गया है।
जुलाना में गतिविधियों द्वारा परीक्षाएं हो रही हैं और मेरे को 2 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, जिससे सीआईए स्टाफ की टीम द्वारा हमने दुर्गा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुलाना वार्ड नंबर में इनकी सहायता से, पुलिस की सहायता से वहाँ पर चल रही परीक्षा में दूसरे की जगह पेपर दे कैंडिडेटों को ट्रेस किया और पकड़े। साथ ही उनका एक दलाल बरामद किया और उसको अरेस्ट किया गया। सर, कितने बच्चों को इस दौरान परीक्षा में पकड़ा गया है? 20 से 21 बच्चों को इनके साथ पकड़ा गया है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी आशा वर्करों के आंदोलन को 3 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है। मंगलवार को एक बार फिर आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपनी मांगों को जायज बताया और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। आंदोलन की दरी यूं ही बिछी रहेगी। आशा वर्करों ने कहा कि 10 सूत्रीय मांगे हैं जो उन्होंने अपनी उठा रखी हैं वो जायज है। सरकार बार बार उनकी मांगों को लेकर बहाना बना रही है। उनकी मांगों में न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए करना, सामाजिक सुरक्षा देना, पीएफ का लाभ देना, सेनानी वृत्ति की उम्र में 65 साल करना और सेनानी वृत्ति पर 10 लाख रुपए के रूप में शामिल होना और सरकार को मानने पर चेतावनी भी दी गई। देखो जी, आज ही 71 दिन हो गया हमारे धरने को चले हुए और सरकार ने हमारी 2 बार तो जो सरकार का मुख्य प्रधान और मुख्य सचिव आर.के. खुल्लर जी हैं उनके साथ वार्ता हुई है। 2 बार विभाग के साथ वार्ता हो चुकी, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोई भी ये नहीं कह रही अगर भाई हम इतना तक हम आशा वर्कर का ये मांगे मानेंगे। लेकिन हमारी जो 10 सूत्रीय मांग पत्र है उसके ऊपर विचार होते हैं और सबके ऊपर सहमति होती है। जो आर.के. खुल्लर जी हैं उन्होंने भी जो हमारी 10 सूत्रीय मांग पत्र है उसके ऊपर बिल्कुल गहनता से बात की है और सुना है और उन्होंने ये कहा कि आपकी मांग बिल्कुल जायज है। लेकिन ये पता नहीं सरकार कहाँ बिल्कुल भाई अटकी हुई है। सरकार के तरफ से बयान आते हैं कि सरकार आशा वर्कर की जो मांग है उनको पूरा करने के लिए सरकार कुछ मंथन कर रही है मांगों के ऊपर, तो वो मंथन कितने दिन तक होएगा? देखो जी, प्रशासन पर असर पड़ने की तो क्या बात हुई। प्रशासन ने तो हम जीत जावांगे, हमारे पर रोक लगा देगा। प्रशासन की आप गेंद बन रही है अगर ये बूढ़े जाओ और ये बूढ़े जाओ, प्रशासन की कोई वो नहीं होती। मतलब फर्क पड़ रहा है तो आम जनता पे पड़ रहा है कि उन्होंने आशा वर्कर की जरूरत है और सरकार ने जनता की जरूरत नहीं। इसलिए सरकार हमें दरी से नहीं उठाना चाहती और इसलिए हमसे बात नहीं करना चाह रही, क्योंकि हमारे जिस ग्राउंड पे हम काम करते हैं इतनी दिक्कतें आई हुई हैं हमारी बेनिफिशरियों को कि उन्हें हॉस्पिटल में जाने के लिए कोई नहीं पूछ रहा। वहाँ जाती हैं तो ANC डे होता है, उस ANC डे में उसको चेकअप होता है या नहीं होता। वे आकर कहते हैं जी किसी ने नंबर को नहीं लगाया, हमारे न्यू ना होया, हमारा ये रह गया, हमारा वो रह गया, हमारे बच्चे का टीकाकरण को नहीं होया। ये सभी फोन हमारे पास आते हैं। वैश्य अग्रवाल पंचायत थानेसर की तरफ से महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विख्यात उद्योगपति सत्यनारायण सिंगला, विशिष्ट अतिथि हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रधान हंसराज सिंगला ने दीप प्रज्वलित कर किया। विख्यात भजन गायक चित्र विचित्र के भक्ति सागर में लोक भक्ति में हो गए और वहां महावीर जैन पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में राधा कृष्ण के भजनों पर उपस्थित श्रद्धालु श्रोता झूम उठे। आयोजन में भारी संख्या में वैश्य समाज के लोग व नगरवासी शामिल हुए। भगवद गीता में एक श्लोक आता है, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम वेवा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो अनिसंभवम। हे पार्थ, कहीं कहीं मेरी विभूति, मेरी शक्ति विशेष रूप से प्रकट होती है या मेरी विभूति का कोई विशेष अंश प्रकट होता है और वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए कुछ विशेष
एक व्यापक प्रेरणा बन जाता है वो भाव कि आज सभी लोग इकट्ठे होकर महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। हम लोग के अपने पूर्वजों की जिनके अंदर हमारी अटूट आस्था होती है, उनकी जयंती के रूप में मनाते हैं। केवल मनाने का ये मकसद नहीं है कि हमने कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम कर दिया और उस प्रोग्राम को पूरा मान लिया। ये जयंती हर साल उनके आदर्शों को याद करने के लिए, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी होते हैं। हम लोग साधु महात्मा जब अपने आदि गुरुओं की पुण्यतिथि मनाते हैं तो उनके जीवन में जितनी भी सेवाएं उन्होंने समाज को दी हैं उनको याद करते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंडो पैसिफिक स्टडीज की तरफ से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। भारत सरकार नई दिल्ली ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए एक मजबूत भारत की जरूरी है। आर्थिक समृद्धि, बुनियादी ढांचे का विकास, स्थिरता और शांतिपूर्ण सुरक्षा वातावरण कुछ ऐसे कारक हैं जिन्होंने वैश्विक राजनीति का ध्यान यूरोप से भारत प्रशांत क्षेत्र की ओर संधारित कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक विश्व और एक परिवार एक भविष्य का आह्वान पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति की विरासत को दर्शाता है। दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा के मामले में क्या विकास हो रहा है उसके ऊपर है और इसका
पंचायत बीते दिन सूचना मिली युवक नहर में गिर गया है तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नहर में युवक की तलाश शुरू कर दी। वहीं युवक की मोटरसाइकिल भी नहर के पास खड़ी मिली है। जब हमने इसकी तलाश शुरू की तो नहर के किनारे युवक की चप्पल और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। ग्रामीणों ने तुरंत सूचना पुलिस को दी। नहर में पानी कम करवाया गया और तलाशी अभियान शुरू किया गया, लेकिन 24 घंटे के बीतने के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। एक दुखद घटना जो हमारे कंदा गांव में घटी है और कल ये 2 बजे का वाक़ा है। सत्येंद्र लड़का है, उसने सीडीएस का टेस्ट पास करके और अब उसने 2 तारीख की ज्वाइनिंग थी उसकी एज ए कौन सी पोस्ट पे था ये, लेफ्टिनेंट पोस्ट पे सीडीएस की। इसने सीडीएस का टेस्ट क्वालिफाई किया था जो 2 साल का था, आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, और वो पास करके इन्होंने लेफ्टिनेंट की पोस्ट ज्वाइन करनी थी 2 नवंबर को। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट कैसे क्या वो नहाने गए या क्या हुआ है पता। बड़ी नहर में ये जो कल जब हमें नहर पे प्रवास की सूचना मिली थी कि ये लड़का, तो हम तो वहाँ आए, गांव वाले जितने भी 10-20 आदमी आए, आकर देखा तो हमने नहर के नजदीक जो पुलिये के पास कोई ये समझ लो 100-200 फुट इधर नहर की साइड में, और इसकी बाइक खड़ी हुई थी। बाइक को हमने देख के लगा वही यहीं होगा कहीं, क्या तो इसकी चप्पल मिली और नहर के किनारे ही मोबाइल जो उसके पास था वो रखा मिला हमारे को।